नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा उधियाल। आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ। वीडियो की शुरुआत में आपको एक छोटा सा टाइम लेकर के बताना चाहूंगा कि इस कमिंग सैटरडे को हमारा एक 3 घंटे का इंश्योरेंस ऑटोमेशन का वेबिनार होने वाला है, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे घर बैठे आप इंश्योरेंस के कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं, कैसे आप कंसल्टेशन फीस लेने वाले एडवाइजर बन सकते हैं, कैसे कमीशन के अलावा 14-15 तरीके से पैसिव इनकम घर बैठे जनरेट कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बोनस लर्निंग कैसे खुद की वेबसाइट बना सकते हो, कैसे खुद का ऐप बना सकते हो, कैसे गूगल पर खुद को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारी के सारी लर्निंग 3 घंटे के लाइव वेबिनार में बताऊंगा एट जस्ट ₹99, मतलब 99 रुपीज की फीस में। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप सीरियस हैं तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है डीएनए का। एलआईसी मैनेजमेंट और सरकार से मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बीइंग एन अनबायस्ड कोच, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एलआईसी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरे जितने भी यहाँ पर व्यूवर हैं इसमें 90% एडवाइजर्स एलआईसी से हैं, इसलिए ये वीडियो मैं एलआईसी के लिए, इसलिए मैनेजमेंट से मैं कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। लेकिन इस रिक्वेस्ट से पहले मैं आपकी एक्सेप्टेंस भी चाहूंगा कि मैं 10 सवाल जो उठा रहा हूं मैनेजमेंट के ऊपर में, वो 10 सवाल कितने वाजिब हैं। और ये वही बातें हैं जो एलआईसी मैनेजमेंट ने खुद प्रॉमिस किया था, लेकिन अभी भी इनमें से लगभग लगभग 90% जो बातें हैं वो अभी तक कागजी उसी में फंसे हुए हैं। जमीनी स्तर पर उन पे कोई भी काम नहीं हो पाया है, इसलिए सरकार से सवाल पूछना जायज है। अब देखो, घोषणाएं बहुत हुई हैं, अब जवाब चाहिए एलआईसी एजेंट्स को, क्योंकि एलआईसी एजेंट इस टाइम पर एक बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो गए। अचानक से टेक्निकल ग्लिच आती है एलआईसी के सिस्टम्स में, जहां पर डेटा नहीं मिलता, रिपोर्ट नहीं मिलती, सर्टिफिकेट नहीं मिलते, प्रीमियम जमा नहीं होता, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर 10 सवाल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके बताता हूं। पहला, जीवन समर्थ, अगर आपको याद होगा दोस्तों, मुझे लगता है कई लोग तो भूल भी गए होंगे, बट एलआईसी ने बहुत जोरों शोरों से इसका डंका बजाते हुए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जहां पर अपने एडवाइजर्स को आश्वासन दिया था कि भैया आपके लिए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने ना एक एटी कार्वी करके कंपनी, याद आया कुछ? एटी कार्वी करके ऐसे कुछ कंपनी का नाम था, और वो विदेशी कंपनी थी, इंडियन कंपनी भी नहीं थी। और उस कंपनी में मजेदार बात यह थी कि उसमें 300 से 400 लोग काम करते हैं बस। और ये 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूं। अब पता चल रहा, क्या पता कंपनी बंद हो गई हो या कोई बात हो गई, मुझे नहीं पता। लेकिन वो एटी कार्वी कंपनी को एलआईसी ने जीवन समर्थ का एक प्रोजेक्ट दिया था। उसमें घोषणा ये हुई थी कि भैया अब जितने भी एडवाइजर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको हम इस लायक बनाएंगे कि वो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को बहुत बढ़िया तरीके से कस्टमर्स को समझा पाएंगे, कस्टमर सर्विस दे पाएंगे, डिजिटली साउंड हो पाएंगे। लेकिन इस बात को 2 साल से ज्यादा हो चुका है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक कितने एडवाइजर्स को इस योजना का फायदा एलआईसी ने दे दिया? कितने ब्रांच ऑफिसेज में ये पूरी तरीके से लागू हुआ? पूरा छोड़ो, कहीं भी लागू नहीं हुआ। क्या इसकी कोई पब्लिक प्रोसेस, कोई रिपोर्ट है जहां पर हम ये अपने एडवाइजर्स को बता सकते हैं कि भैया एलआईसी का जो जीवन समर्थ करके प्रोजेक्ट था उसका स्टेटस ये है? एडवाइजरी की प्रोडक्टरी, जो एडवाइजर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में क्या इसका कोई फर्क पड़ा? मेरे हिसाब से ये ज्यों का त्यों बना हुआ है, इस पे कोई भी अपडेट हमें आज तक सुनने को नहीं मिला। अगर मिलता तो इस पे जरूर एलआईसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करती या कोई प्रेस रिलीज हमें करती, तो इस पे सवाल तो बनता है। दूसरा सवाल माय डियर फ्रेंड्स उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोजेक्ट एक क्या था, 14 फरवरी को आसपास में, 14 फरवरी 2025 की बात है, एलआईसी ने डाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। डाई प्रोजेक्ट के अंतर्गत में क्या था कि यहां पर नए नए टेक्निकल टूल्स को लॉन्च करना था। उसके अंतर्गत में सेल्स साथी करके एक ऐप था। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये जो सेल्स साथी ऐप था कितना प्रभावी हुआ, कितना इसने हेल्प किया इंश्योरेंस एडवाइजर्स को टेक्निकली, ये आप सब जानते हैं, राइट? सवाल ये बनता है कि सीएलआई पोर्टल बार बार क्यों रुक रहा है? इतने हजार सीएलआई एलआईसी के पास में है, हर कोई ये कंप्लेन कर रहा है कि मेरा प्रीमियम सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा, कोई कह रहा यार मेरा प्रीमियम जमा नहीं हो पा रहा, कोई कह रहा मेरा बीओसी नहीं कट पा रहा, कोई कह रहा ये नहीं हो रहा, कोई कह रहा वो नहीं हो रहा, प्रीमियम पेड सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन इतना ज्यादा अस्थिर हुआ है कि थर्ड पार्टी ऐप तक नहीं चल रहा है। तो एडवाइजर जो डिजिटली है, जो डिजिटली इतना डिपेंडेंसी क्रिएट कर दिया है, वो उसका क्या होगा? इस डाइव प्रोजेक्ट को हम फेल मानेंगे ना? कैसे इसको पास माने बताइए आप? जो इंश्योरेंस, जो एलआईसी के एजेंट हैं, अभी मैं आपको प्राइवेट के कंपनीज के साथ कंपेयर करके भी बताऊंगा कि उनके जो सिस्टम्स हैं वो कितने मजेदार सिस्टम है, कितना प्रभावी सिस्टम है। इसलिए आज के डेट में एलआईसी का जो स्टेक है, मार्केट शेयर है, वो गिरता ही चले जा रहा है। आई थिंक 56 के आसपास में हो चुका है, पहले 60 था। एक साल के अंदर अगर एलआईसी 4% मार्केट शेयर खो रही है सर, आपके पैरों तले प्राइवेट इंश्योरेंस ने लगभग लगभग सर 46% के आसपास जो है वो जमीन खिसका ली है।
आपकी मोनोपोली खत्म कर दी है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी भी क्या एलआईसी का मैनेजमेंट सो रहा है? क्या एलआईसी के एजेंटों को अभी भी हल्के में लोगे क्या? राइट। तीसरा सवाल हमारा ये भी है माय डियर फ्रेंड्स कि जो वन मैन ऑफिस वाली बात हुई थी 17 फरवरी 2025 के आई थिंक ये घोषणा हुआ है। डेट पे आप मत जाना, गलत भी हो सकता है, ठीक है। एडवाइजर कई काम स्वयं कर पाएंगे, एडवाइजर ये कर पाएंगे, एडवाइजर वो कर पाएंगे, एडवाइजर को ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रांच ऑफिसेज में डिजिटल काम होगा सारा, ब्रांच ऑफिसर्स को कोई काम और दिया जाएगा, ऐसा कुछ बोलते थे। लेकिन ज्यों का त्यों आज भी वही बना हुआ है। इसको भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है। आज भी एडवाइजर को ब्रांच क्यों जाना पड़ रहा है? सवाल ये है, क्यों ब्रांच की लाइनों में वहां पर कस्टमर भटक रहे हैं? क्यों एडवाइजर का घंटे घंटे वहां पर बर्बाद कर रही है एलआईसी? कई सर्विसेज मैन्युअली क्यों हैं आज भी? जब आप ओएमओ लेके चले आते हैं तो वहां पर कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए एलआईसी एजेंटों को घंटों घंटों ब्रांच में खड़े क्यों रहना पड़ता है? इतना ज्यादा स्लो क्यों है आपका पोर्टल? आप खुद इस चीज को जानते हैं। और आपके पोर्टल में सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि जब आप रिटर्न दिखा रहे हैं, आप 4% का भी दिखा रहे हैं, आप 8% का भी दिखा रहे हैं। 90% एजेंट आपके खुद इस बात से कन्विंस नहीं है कि आप जो ये 4 और 8% का कैलकुलेशन दिखा रहे हो ये सही है। वो कंफ्यूज्ड है कि आप बताना क्या चाहते हैं, कि 4% रिटर्न दोगे, 8% दोगे। इस पे कोई भी ब्रांच मैनेजर का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा है उन्हें। वो कंफ्यूज्ड है, मजबूर है थर्ड पार्टी ऐप से प्रेजेंटेशन बना करके कस्टमर को समझाने में। इसके अलावा यहाँ पे डिजिटल वर्कफ्लो पूरी तरीके से अभी तक पेपरलेस नहीं हुआ है। अभी भी हजारों लाखों एडवाइजर कागजी कार्रवाई करने को मजबूर हैं। बड़ी बड़ी फाइलें उनको जमा करानी पड़ रही हैं, तब जाके बीमा हो रहा है। आनंदा सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो आनंदा सॉफ्टवेयर भी कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है आज के डेट में। ये एलआईसी के चेयरमैन का स्टेटमेंट है पिछले कुछ महीनों पहले का, जो खुद अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं कि हमारा मात्र 4 से 5 या आई थिंक 6% का बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, बाकी 96% बिजनेस हमारे अभिकर्ता साथियों से आ रहा है। अब आप सोच के देखो, जहां पे 46% बिजनेस, सॉरी 96% बिजनेस आपके इंश्योरेंस एजेंट कर रहे हैं, उन्हीं इंश्योरेंस एजेंटों के साथ में ऐसा क्यों? क्यों उनको ये इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं देकर के गायब कर दिया जाता है? फोर्थ, स्पेशल मेजर हुआ था पॉलिसी होल्डर्स के लिए। पॉलिसी होल्डर के लिए क्या हुआ था? मार्च 2024 में भी, 25 में भी, 26 में भी क्या हुआ था? रिवाइवल कैंपेन चलाए गए थे। कई सारे डिजिटल सुविधाएं कस्टमर को घर पे मिलने की सुविधाएं दी गई थी। लेकिन अगर मैं प्रीमियर सर्विसेज की बात करूं, अगर कोई मेरी बात से कनेक्ट हो रहा है दोस्तों, ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी की भक्ति करने लग जाओगे, भगत बन जाओगे, सवाल उठाना बंद कर दोगे, तो कंपनी कुछ भी काम करते रहेगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार अनबायस्ड कोच होने के नाते, जो 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, मेरा यह जिम्मेदारी बनता है कि मैं अपने एडवाइजर की तरफ से एलआईसी से ये सवाल पूछूं और एलआईसी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इनका जवाब दे, या तो इस पे कोई अपडेट हमें लाके दे, ताकि हम अपने एडवाइजर्स को जवाब दे पाए। क्योंकि हमारे पास जवाब ही नहीं है, हमारे कमेंट भरे हुए हैं इन चीजों से लेकर के, राइट। इसके बाद में बीमा सखी करके एक योजना है, जो बहुत ही प्रभावी तरीके से एलआईसी ने लॉन्च तो कर दी है। लेकिन मुझे बहुत सारे बीमा सखियों के आज भी कॉल आते हैं कि भैया हमारा कमीशन रुका हुआ है, हमारा कमीशन समय पे नहीं आता है, हमारा कमीशन ही नहीं आता है, या हमारा कमीशन कट करके दिया जा रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। सरकार का लक्ष्य था कि ग्रामीण भारत तक हमें इंश्योरेंस पहुंचाना है, कस्टमर्स मतलब महिलाओं को इंश्योरेंस के बिजनेस से जोड़ना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है। मैं इस पे सहमत भी हूँ और ये बहुत ही अमेजिंग स्कीम था। इस पे बहुत सारे एलआईसी एजेंटों को बुरा भी लगा था उस टाइम पे। एज एलआईसी एजेंट मेरा भी कंपटीशन बढ़ गया था। अचानक से 50,000 अपने एलआईसी नए एजेंट खड़े कर दिए, वो भी बीमा सखियां, जिनको इंश्योरेंस का आई भी नहीं पता था। तो उनको क्या आपने सही ट्रेनिंग दिया? नहीं दिया सर। हम, मेरे खुद की स्टूडेंट है, लगभग 25-30 बीमा सखियां मेरी खुद की पेड स्टूडेंट हैं, जिनको हम यहाँ पर क्लासेस दे रहे हैं, जिनको हम बीमा सखियों को पढ़ा रहे हैं कि इंश्योरेंस में क्या क्या कैसे चीजें बतानी है। तो वो काम जबकि इंश्योरेंस कंपनी का था। सवाल यह है कि योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या पहले से काम कर रहे लाखों एडवाइजर्स को सम्मान किया गया? क्या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया? पहुंचाया गया। उनको ऐसा फील कराया गया कि यार आप कुछ नहीं हो, आप जो पॉलिसी करोगे उसका ही कमीशन मिलेगा, इन बीमा सखियों को सैलरी भी मिलेगा। सोच के देखिए। इस पर मैं नहीं जाऊंगा एलआईसी ने गलत किया सही किया, मैं इसका डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ। कुल मिलाकर के मेरा सवाल यह है कि स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, एआई ट्रेनिंग और डिजिटल सपोर्ट क्या इन बीमा सखियों को एलआईसी ने दिया? जिसका सीधा साधा जवाब है स्ट्रेट फॉरवर्ड नो। अगर कोई ट्रेनिंग इनकी ऐसे हुई है तो आप मुझे बता दीजिए, और अगर हुई है तो समोसा पार्टी चलती है उस ट्रेनिंग में, कुछ नहीं होता, 4 फर्रे पकड़ा देते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये पॉलिसी बेचनी है। और मैं सिर्फ एलआईसी की बात नहीं कर रहा, ये हर किसी कंपनी की प्रॉब्लम है।
कंपनी लेवल पर जितनी भी ट्रेनिंग आज इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं, अगर मैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज की बात करूं, तो उसकी जो क्वालिटी है वो थर्ड थर्ड क्लास क्वालिटी है। और जहां पर आज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ट्रेनिंग दे रही हैं, वो बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को दे रही हैं। इसका जीता जाता उदाहरण यही है कि आज LIC का मार्केट शेयर बहुत तेजी से प्राइवेट लेके जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद में हमारा छठा सवाल है कि जो टेस्टिंग सेंटर है, टेस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट? LIC ने टेस्टिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बेहतर बनाने का उद्देश्य था इसका, लेकिन टेस्टिंग इतनी मजबूत नहीं है आज भी। पोर्टल डाउन हो जाता है, बग्स आते हैं बार बार, सर्विस अचानक से बंद हो जाती है, कई बार एग्जाम क्लियर ही नहीं हो पाता है, कई बार होता है तो वहां पे और टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है। तो ये सारे के सारे ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है जितना मतलब इसको इतना बड़ा नहीं बोलना चाहिए। ये रेयर प्रॉब्लम है बट ये प्रॉब्लम भी है। उसके बाद में ISO 22301 करके एक बिजनेस कंटिन्यूटी स्कीम चलाया था, जिस पर सर्टिफिकेशन भी दिया गया। और बिजनेस कंटिन्यूटी इतना मजबूत है तो एडवाइजर सर्विस में लगातार प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहा है, क्यों एडवाइजर सर्विस नहीं दे पा रहा है? अगर आपने बिजनेस कंटिन्यूटी की ट्रेनिंग दिया हुआ है तो LIC एजेंटों को ये ट्रेनिंग अगर मिला हुआ है तो फिर वो सर्विसिंग में इतने ढीले क्यों हैं? क्यों उनके पास में एक सर्विस लिस्ट तक अवेलेबल नहीं है? क्यों वो बार-बार कमीशन देने पर मजबूर हो रहा है? ये भी LIC को बताना पड़ेगा। उसके बाद में अभी यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका यहाँ पर जवाब नहीं मिल पाया है, राइट? रिवाइवल कैंपेन LIC हर साल लेके आती है माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पर बहुत सारा प्रोत्साहन राशि के तौर पे कह लीजिए, डिस्काउंट के तौर पे कह लीजिए, अपने कस्टमर को डिस्काउंट देने की बात होती है। लेकिन वो डिस्काउंट कितने छोटे अमाउंट का दिया जाता है, इसमें कोई भी उत्सुकता कस्टमर को नहीं होती है। LIC के पास में 57 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हैं। लेकिन अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद आप खुद जब रिवाइवल कैंपेन लेके आते हो, तो जो जो आप यहाँ पर क्या बोलते हैं समर्थन मूल्य देते हैं कह लीजिए, या जो आप डिस्काउंट देते हैं अपने कस्टमर्स को पॉलिसी चालू कराने के लिए, वो इतना छोटा देते हैं कि उसकी कोई वैल्यू है नहीं सर। इसलिए आप जो रिवाइवल कैंपेन चलाते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है? कागज़ों में सक्सेसफुल दिखा दिया जाता होगा ब्रांच लेवल पे, मुझे नहीं पता। बट ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड जब हम कस्टमर से बात करते हैं, फील्ड पे सर्वे होता है, हमारे एडवाइज़र्स जाते हैं मार्केट में, तो उन्हें हर कस्टमर के पास में लैप्स पॉलिसी मिल रही है। और जब वो पूछता है कि आप क्या इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिला? क्या कोई अच्छा डिस्काउंट आपको दिया गया? क्या रिवाइवल के टाइम पे आपको सही गाइडेंस मिला ब्रांच पे? तो वहाँ पर उनका जो फीडबैक है, वो भी आप जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है LIC को अपने रिवाइवल कैंपेन को भी चेंज करना चाहिए। और सबका बीमा, सबकी सुरक्षा, इंश्योरेंस फॉर ऑल, ये बहुत बड़ा विज़न LIC ने दिया। ये वैसे गवर्नमेंट का विज़न है, LIC का विज़न नहीं है। लेकिन IRDAI की जो बीमा ट्रिनिटी है, बीमा सुगम हो गया, एडवाइजर्स को उसका वास्तविक लाभ हो गया, एग्जिस्टिंग एडवाइजर्स हो गया, ग्राउंड लेवल पर रोड मैप को लेकर के चीज़ें अभी भी क्लियर नहीं है। अगर हम बीमा ट्रिनिटी की बात करें, उस पे बीमा सुगम याद है आपको? कहाँ है? बस खाली एक छोटी-सी वेबसाइट लॉन्च करके छोड़ दी। उसके बाद बोल दिया कि ये इंश्योरेंस का UPI आने वाला है। वो UPI कहाँ तक पहुँचा है, कुछ नहीं पता। कोई अपडेट नहीं पता, कोई चीज़ें नहीं पता। राजेश एक्सपोर्ट को लेकर के LIC के ऊपर इतने सवाल खड़े किए लोगों ने, हमने भर-भर के LIC के सपोर्ट में वीडियो बनाया, क्योंकि हम जानते हैं LIC जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बहुत सोच समझ के करती है। LIC प्रॉफ़िट में पैसा निकालती है, राइट? लेकिन LIC के मैनेजमेंट ने उस पर कोई भी सफाई अभी तक नहीं दिया है। जबकि एक ज़िम्मेदार कंपनी के होने के नाते LIC मैनेजमेंट को उस पे कम से कम एक सर्कुलर देना चाहिए था। क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये मुद्दा बहुत छोटे लेवल पे उठा था, बड़े लेवल पर बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस ने, बड़े-बड़े पत्रकारों ने, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स ने LIC के ऊपर सवाल खड़े किए, जिससे LIC की जो रेपुटेशन है, उसको धूमिल करने की कोशिश की गई, जिसका हमने भरपूर मतलब एक एक तरीके से विरोध किया। और हमने LIC की रियलिटी सबके सामने रखने की कोशिश की कि LIC सेफ है, LIC में जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी सेफ है। और राजेश एक्सपोर्ट को लेकर के LIC की क्या स्थिति है, ये भी हमने बताया। लेकिन LIC मैनेजमेंट ने इस पे कोई बात नहीं करी। तो इतना इग्नोरेंस क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है माय डियर। क्या हर बार बली का बकरा इंश्योरेंस एडवाइज़र को ही बनाओगे? हर बार क्या जवाब LIC एजेंट ही जा कर के देगा? फिर आप धमकी देते हो कि अब तुम्हारा कमीशन कम कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। एडवाइज़र बेचारा परेशान होता है। तलवार बस गर्दन में रखी हुई है ना? अब उसे कब चला देना है, ये कुछ पता नहीं है। क्लॉबैक के बारे में कितना डराया सोचिए आपको। क्लॉबैक
पॉलिसी लॉन्च होने के टाइम पे सर्कुलर पे प्रिंट होके आने लग गया था। हमने 32 वीडियो बनाई सर उसके अगेंस्ट में। हमें 2 टर्मिनेशन लेटर मिले एलआईसी से, लेकिन हमने किसी लेटर का कोई ऑफिशियल जवाब हमने आज तक नहीं दिया और वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। सोच के देखिए। तो हमारे पास जब उसका अधिकार है, अभिव्यक्ति का, आज़ादी का अधिकार है, हम किसी कंपनी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा अधिकार है, जब कंपनी हमारे बारे में नहीं सोच रही है, तो हमें अधिकार है कि हम उसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे और अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र के हक की बात, मुद्दों की बात उठाएँगे, जिनसे उनका विकास जुड़ा हुआ है, राइट? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कोई नहीं पूछ रहा, उस पे मुझे नहीं पता। अब देखो, सरकार से सीधे मैं 4-5 सवाल पूछता हूँ। ये तो मैंने मैनेजमेंट से पूछा था अभी तक, अब मैं सरकार से पूछता हूँ। आपका मोदी जी ये बताओ, जो इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 का रोड मैप था, वो एडवाइज़र के लिए किस तरीके से आपने प्लान किया हुआ है? क्या 2047 तक आपकी बीजेपी पार्टी इंश्योरेंस फॉर ऑल के लक्ष्य को पूरा कराने वाली है? नहीं ना। अगर ये पूरा कराने वाले हैं, तो देश के 24-25 लाख इंश्योरेंस एजेंट करने वाले हैं। ऐसा ही होने वाला है, या बैंक का इंश्योरेंस का चैनल करने वाला है, या बैंकों की तरफ से करने वाला है। कुल मिलाकर के इंश्योरेंस कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए लोग ही करेंगे इस लक्ष्य को पूरा। लेकिन आपने इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए क्या रोड मैप अपनाया, जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। इसका जवाब आप देंगे नहीं। दूसरा सवाल है कि डिजिटल इंडिया में इंश्योरेंस एडवाइजर के डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कोई बजट का प्रावधान किया? जीरो, बट्टा सन्नाटा। ठीक है सर, कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया जहां पर इंश्योरेंस एडवाइस। आप बात करते हो, जुमलेबाजी बहुत करते हैं कि ये 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल कर दोगे, विकसित भारत राष्ट्र बना दोगे, बहुत जुमलेबाजी हुई। लेकिन सवाल हमारा यह है कि डिजिटल इंडिया में के अंतर्गत में इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए एडवाइजर के लिए क्या आपने कोई बजट एलोकेट किया, जिससे कि इंश्योरेंस एडवाइजर थोड़ा सा एजुकेट हो जाता, थोड़ा उसको समझ और आ जाती, वो ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीख जाता, एआई चलाना सीख जाता? कुछ नहीं किया। एआई के दौर में, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, मैं हर हफ्ते सैटरडे को लाइव सेशन करता हूँ। 49-99 रुपीज की फीस लेता हूँ। उस पे मैं जब लोगों से सवाल पूछता हूँ कि भैया यूट्यूब चैनल में वीडियो अपलोड करना आता है, 99% एडवाइजर को वीडियो अपलोड करना तक नहीं आता है। सोच के देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है आज की डेट में, एडवाइजर के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आएगा? सोच के देखिए, ये मैं एडवाइजर के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ दोस्तों, आपके प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। ठीक है? जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसकी रियलिटी भी बता देता हूँ। अभी कैग, अगर सीएजी रिपोर्ट आप अगर पढ़ना जानते हैं, उठाइए उसकी वेबसाइट और चेक करिए। स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाया था, इसकी पूरी पोल पट्टी उस रिपोर्ट ने खोल दिया है। आप सोच के देखिए, किसी की दुकान चल रही है, वहां पर स्किल डेवलपमेंट का जो सेंटर है वो दिखा दिया। एक लड़की को 7-8 सेंटरों से कोर्स कर दिया करके डिक्लेयर हो गया, सब्सिडी मिल गई, बहुत कुछ मिल गया। ये कैग की रिपोर्ट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो ऐसे तो इनके स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट में। उसके बाद सवाल है कि बीमा सुगम का फेज वाइज टाइमलाइन सार्वजनिक अब तक क्यों नहीं किया गया? क्यों हमें बार बार थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स का सहारा लेते हुए एडवाइजर को बताना पड़ता है? क्यों आप गवर्नमेंट पोर्टल पे ये बात नहीं डाल पा रहे हैं कि आप बीमा सुगम जब लेके आ ही रहे हो, तो उसके फेज वाइज टाइमलाइन फेजेस क्यों नहीं बता पा रहे हैं आप? ये आईआरडीआई से भी सवाल है, एडवाइजर को इतना कंफ्यूज क्यों किया जा रहा है? उसके बाद में, क्या भविष्य की इंश्योरेंस पॉलिसी सेलिंग में एडवाइजर की भूमिका और मजबूत होगी, या डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिक केंद्र में होंगे? इस पर स्पष्ट नीति कब आएगी? ये सवाल मेरा सरकार से है। मैं तो आपको एग्जैक्टली ये ओपनली ये बोल रहा हूं, सरकार पता नहीं अपनी नीति कब बनाएगी, बनाएगी नहीं बनाएगी, मुझे कोई पता नहीं है। और मुझे पूरा ऐसा लगता है कि सरकार शायद कोई नीति इस पे नहीं भी बना सकती है। बट सोचने वाली बात यह है माय डियर फ्रेंड्स, कि अब आपके पास समय नहीं है। अब आप ये मत बोलिए कि सोचूंगा, देखूंगा, पूछूंगा, बताऊंगा, डिसाइड करूंगा कि मुझे ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, नहीं सीखना है। अगर आप नहीं सीखेंगे, आपका सुपड़ा साफ होना है, क्योंकि आपको फिजिकल मार्केटिंग में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार इन 5 सवालों का जवाब दे, ताकि हम इंश्योरेंस एडवाइजर को ये आश्वासन दे पाएँ कि भैया नहीं, नहीं, ये सरकार बहुत अच्छी है, आपके बारे में बहुत कुछ सोचती है। अगर ऐसा है तो बताइए, अगर नहीं है तो आपकी खामोशी हमें जवाब दे देगी। उसके बाद में दोस्तों, एलआईसी मैनेजमेंट से एक अपील भी करना चाहते हैं हम। एडवाइजर केवल कमीशन एजेंट नहीं है, वो एलआईसी का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। ये मत सोचिए कि आप सिर्फ वो कमीशन देते हैं तो बहुत मेहरबानी कर दी आपने एजेंट के ऊपर। एजेंट अपना खून पसीना बहा करके आपके लिए पॉलिसी लेके आता है। आप खुद बोलते हैं कि 96% पॉलिसी एलआईसी का एजेंट लाता है।
यदि एडवाइजर ही मजबूत नहीं होगा तो आपकी कंपनी कहाँ मजबूत होगी? आपकी क्लाइंट सर्विस कहाँ आप कैसे दे पाओगे आप बताओ? अपने ब्रांच के बैठे हुए उन कर्मचारियों को भेजोगे आप ब्रांच के? नहीं भेजोगे ना। उनको तो आप जनगणना में लगाने वाले हो। क्लाइंट मजबूत होगा तो एलआईसी मजबूत होगी। एलआईसी एजेंट का सम्मान अगर कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि पहचान कंपनी की एलआईसी एजेंट से होती है। आपकी ब्रांच ऑफिस कहाँ है, कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एज़ अ एलआईसी एजेंट मुझे जानता है और वो आपको जानता है। ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जवाबदेही के साथ में सवाल कंपनी को देने पड़ेंगे, जवाब देने पड़ेंगे। बट छोटी-सी मेरी बस गुज़ारिश है, एक छोटी-सी अपील ये है कि ये वीडियो हमने किसी भारत सरकार को सार्वजनिक रूप से डिफेम करने के लिए या एलआईसी की रेपुटेशन डाउन करने के लिए नहीं बनाया है। ये एक हाथ जोड़ करके एक विनती वाला सवाल है, जो सवाल एक आम नागरिक के तौर पे या एक एलआईसी एजेंट के तौर पे मेरे दिमाग में आए, और न सिर्फ मेरे बल्कि हमारे बहुत सारे कमेंट सेक्शन भरे पड़े हैं ऐसे सवालों से, जहाँ पर सवाल मुझे जब लोग पूछ रहे हैं मेरे पास जवाब ही नहीं है। क्योंकि मैं ही वो बंदा हूँ, जब आपने बीमा सुगम को प्रेस रिलीज़ किया था, सबसे पहले मैंने लोगों को बताया था। लोग बहुत झूम उठे थे। उनको लगा कि क्या आप हमारे बारे में कुछ सोच सकते हैं? अब वो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे पास जवाब नहीं है, तो मैं सवाल किससे करूँगा? मैं तो सरकार से ही पूछूँगा। इसलिए मेरा निवेदन है गवर्नमेंट से और एलआईसी मैनेजमेंट से कि इन बातों के ऊपर में गौर किया जाए। एलआईसी एजेंट जवाब चाहते हैं, उन्हें आपके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है सर। बहुत मेहनत से उन्होंने धंधा करना शुरू किया आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए। अभी कितने करोड़ लोगों को पॉलिसी बाँट दी है एलआईसी के कस्टमर्स को, एलआईसी एजेंट ने। तो मुझे लगता है कि एलआईसी मैनेजमेंट को और सरकार को एलआईसी एजेंटों के लिए, उनके उत्थान के लिए सोचने की आवश्यकता है। बाकी इस मुद्दे पे आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट करके बताना, ठीक है? ये सवाल, अगर आप कोई ऐसा सवाल जो मैं छूट गया मेरे से, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इस सैटरडे को गूगल से कैसे ऑनलाइन लीड जनरेट करोगे सिखाऊँगा। वायरल वीडियो कैसे शूट करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे अपलोड करते हैं बताऊँगा। व्हाट्सएप ऑटोमेशन से कैसे लाखों लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं बताऊँगा। खुद की फ्री वेबसाइट कैसे बनाओगे और अपनी टेलीकॉलिंग के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कैसे करोगे, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और खुद का ऐप कैसे बनाओगे और अपने ऐप के माध्यम से अपने प्रोस्पेक्ट को पेड क्लाइंट में कैसे कन्वर्ट करोगे बताऊँगा। और जो फॉलो अप लेना आप भूल जाते हैं ना, उस फॉलो अप के सिस्टम को कैसे ऑटोमेट करोगे, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पर लाइव सेशन में 10,000 रुपए तक के बोनसेस भी मिल सकते हैं अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करोगे। तो यहाँ पर ये सारे के सारे बोनसेस भी आपको मिल जाएँगे। पेमेंट करने का तरीका 2 है, या तो इस वीडियो के टॉप कमेंट में जाइए, सबसे टॉप पे एक कमेंट है, उस पर लिंक है, उस पे जाके कर दीजिए। मात्र 99 रुपीज़ की फीस में आपको इस सारे के सारे लर्निंग मिलती है, या फिर इस क्यूआर कोड को भी आप स्कैन करके इस क्लास में आप बैठ सकते हैं। ये क्लास हमारी कमिंग सैटरडे को होगी, सैटरडे को शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में। आपसे निवेदन है कि अगर आप सीरियस हैं तो इस क्लास को ज़रूर जॉइन करें, बाकी फिर आपकी मर्ज़ी। बाकी तो काम चल ही रहा है, 1-2 पॉलिसी तो हो ही रही होंगी आपकी। अगर ऐसे ही कंटिन्यू करना है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको सैकड़ों लोगों तक बात पहुँचानी है, हज़ारों लाखों लोगों तक बात पहुँचानी है, सैकड़ों पॉलिसी बेचनी है, ऑनलाइन कंसल्टेशन लेने वाला एडवाइज़र बनना है, घर बैठे कस्टमर को पॉलिसी समझाना चाहते हैं, बस चाहते हो कि अगर कस्टमर तुम्हें ढूँढता हुआ आए, तो उसके लिए दोस्तों ये क्लास तो जॉइन करनी पड़ेगी। यू डोंट हैव एनी चॉइस, राइट? गवर्नमेंट ने 2047 तक के लिए विज़न जो बनाया, बनाया। लेकिन उसपे आपके बारे में नहीं सोचा, मैंने वो आपको बता दिया। अब आपको अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, ठीक है? इसके लिए आपको तैयार रहना है इस वेबिनार के लिए। अपना सीट तुरंत बुक करें और अपनी सीट पक्की करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।